क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 8 किसान जमींदार और राज्य। शीर्षक है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक। इसमें हम लोगों ने पॉइंट 1 तक पढ़ा। अब पॉइंट 2 ग्रामीण समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले भी हमने ये चर्चा किया था कि किसी भी समाज की नींव उसकी कृषि व्यवस्था पर ही आधारित रहता है। ठीक है, चाहे वह मुगल समाज के बारे में जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका नींव हो, चाहे दिल्ली सल्तनत का हो, या उससे पहले क्षेत्रीय राज्यों के दौर का हो। इन सारे का जो नींव है वह वस्तुतः कृषि से संबंधित व्यवस्था पर ही आधारित था। और मुगल साम्राज्य के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद का दौर, जिसमें कि आप देखते हैं, आप पाते हैं या आप पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है, ठीक है, इसमें भी, और प्लस आज हमारी आज़ादी के बाद का दौर, ठीक है, ये सब दौर और आगे आने वाले कई दौर कृषि व्यवस्था पर ही टिकी हुई रहेगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। चूँकि किसान को अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, ये भी हमने देख लिया। और साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। आज भी हम लोग पाते हैं कि जितने भी कृषक समुदाय के लोग हैं वे सभी एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय के हिस्सा में रह रहे हैं। ठीक है, और इस समुदाय के 3 घटक हमेशा से हुए हैं। पहला घटक खेतीहर किसान, दूसरा घटक है पंचायत, और तीसरा घटक है गांव का मुखिया, जो मुकद्दम या मंडल के नाम से जाना जाता है। जाति और ग्रामीण माहौल, इस 2.1 पॉइंट में देखिए। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। हमने हमेशा से आपको ये कहा है कि जाति हमारे भावों में बस चुकी है, जाति हमारे कागज़ के पेपरों में रचा बसा दिया गया है। ठीक है, और जाति हमें किसी भी रूप में कदापि नहीं दिखता है। हम सभी मानव हैं, हम सभी मनुष्य एक समान होते हुए भी, ठीक है, हमारे चेहरे पर, हम में से किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा हुआ है, गॉड प्रदत्त नहीं है कि आप फलां जाति के हों, आप फलां जाति के हो। हम सिर्फ एक भेदभाव कर पाते हैं जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, वह यह कि मनुष्य की बनावट कैसी है और मनुष्य से मिलते जुलते बानर की बनावट कैसी है। हम यहाँ पर भेदभाव करते हैं, और जो बानर है हमने उसको उसका नाम बानर रख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जाति की भावना या जातिगत की भावना जो पैदा किया गया, निश्चित रूप से यह एक शोषणकारी प्रवृत्ति के तहत पैदा किया गया। और यही शोषणकारी प्रवृत्ति आज तक हमारे समाज का बहुत बड़ा कैंसर बन चुका है, पहले भी कैंसर के रूप में रहा है। कई सुधारकों ने यह प्रयास किया कि जाति व्यवस्था का भेद मिटाया जाए, लेकिन अब उसमें जो खाई आ रही है, बीच में समानता की खाई जो पैदा करने में पैदा हो रही है, ठीक है, मतलब समानता की खाई को, समानता को पैदा करने में जो बाधा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, समानता को लाने में जो बाधाएं पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है, वह है ऊंच और नीच का भेदभाव। तो हर वर्ण के लोग में, हर जाति के लोग में ऊंच और नीचे के वर्ग के हैं। ये दोनों ही तबके हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति में हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को अपना एक ईगो पाले हुए हैं। तो इस तरह की भावना मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा, कदापि अपने मन में नहीं रखना है। पहली आपका मंदिर का पाठशाला है समानता, बंधुत्व, यही पाठशाला है, और शिक्षा। ठीक है, तो कई ऐसे तबके के लोग थे जो नीचे तबके के लोग थे, दैट मीन्स जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, जिनके पास पर्याप्त रूप से आजीविका के साधन अवेलेबल नहीं थे, वे प्रायः खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले का काम ही दिए जाते थे। मतलब इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि गरीब है तो उसको और भी गरीबी में जीने के लिए विवश कर दिया जाए। उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए किसी ने कदापि प्रयास नहीं किया।
ठीक है। जिस समय के पीरियड में हम लोग पढ़ रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के पीरियड में, इस दौरान में जो किसान है वह किसान ही बना रह गया, ठीक है। जो गरीब है वह गरीब ही बना रह गया, जो भूमिहीन मजदूर है वह भूमिहीन मजदूर रह गया। इनके स्तर में उठाने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, ठीक है, उनसे पता चलता है कि गांवों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। तो अब इस चीज़ का हम लोग तहकीकात करना चाहेंगे आज के संदर्भ में। तो आज भी आप देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय राज्यों के दौर से ही उठा करके देख लीजिए, वहाँ से दिल्ली सल्तनत का दौर गुजर गया, मुगल साम्राज्य का दौर गुजर गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से थोड़ी बहुत सुधार होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से थोड़ी बहुत सुधार होने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह बहुत ही धीमा होती है। फिर भी कुछ लोग उस दौर में किताब को पकड़ना सीख गए, कुछ लोग उस दौर में ब्रिटेन में जाके पढ़ना सीख लिए, ठीक है। यानी कि आप सोचिए, शिक्षा एक विशेष वर्ग के लोगों के हाथों में जब तक थी तब तक यहाँ पर शिक्षा इन सारे गरीब तबके के लोगों के पास अवेलेबल नहीं किया गया था। इनको पढ़ने से और पढ़ाने से वंचित रखा गया था। अब एक आध गो आपात सबूत जो भी जिनके अपने बुद्धि और बल के बल पर विकास किए हैं, ठीक है, अपनी नैतिक क्षमता के बल पर जिन्होंने विकास किया, ठीक है, वह समाज में बिल्कुल ही प्रेरणादायक स्रोत के रूप में आज हम लोग पढ़ते हैं। और निश्चित रूप से वे उस काल में महानता का काम किए हैं। अब सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, आप देख लीजिए, कई सारे शूद्र वर्ग के लोग हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया था। और कमोबेश ये केवल हिंदू समाज में ही नहीं हुआ था, ये दूसरे धर्म के समाजों में भी ऐसा ही हुआ था। अब यूं है कि इनके पास संसाधन कम थी, ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे, और इनकी हालात कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की है। बात समझिए आप, जो डिप्रेस्ड क्लास की बात कर रहे हैं, जो दलित की बात कर रहे हैं, वे दरअसल भगवान की देन से दलित नहीं हैं, वे अपने भाग्य से दलित हुए हैं और उनको भाग्य से दलित बना दिया गया है। और वह उनके भाग्य का निर्माता और निर्धारण करने वाला दाता कोई और नहीं है, हमारे समाज का विशेष वर्ग के लोग ही हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम भगवान का सहारा मान करके मंदिर में जाते हैं। दरअसल इन्हीं वर्ग के लोगों ने शिक्षा को अपने अंदर में एकाधिकार पॉलिसी के तहत रखा और दूसरों को एकदम वंचित करके रखा। लाजमी है कि जब आपको शिक्षा का अधिकार हासिल ही नहीं होगा तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह कभी नहीं खुलेंगी, वह हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। और यही रीजन है कि ये जो ज्ञानेंद्रियां बंद हैं और जितने सारे इलाके में आपको दलित दिखाई पड़ते हैं, पिछड़े दिखाई पड़ते हैं, SC ST दिखाई पड़ते हैं, OBC दिखाई पड़ते हैं, इनकी रगों में, इनकी नसों में सिर्फ वही शोषण प्रवृत्ति वाली खून बह रही है। इनके दिमागों में सिर्फ शोषण प्रवृत्ति वाली धाराएं भरी हुई है, सोच भरी हुई है, विकृत मानसिकता का गुलाम बने हुए हैं ये लोग। और आज भी ये लोग अपने आप में सुधार करने की बजाय अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ और समझते हैं। मैं इन सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शिक्षा समानता के लिए है, शिक्षा भेदभाव के लिए नहीं है, शिक्षा मनुष्य मानवता के लिए है, शिक्षा दानवता के लिए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाता है तो किसी वर्ग को फायदा पहुंचाता है। ये एक ऐसी सीढ़ी है जहां मैं समझता हूं कि प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में भी हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े हुए समूह
गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। मतलब देखिए, इस्लाम धर्म में भी यही हाल था। यहाँ भी जो मुल्ला मौलवी हुए हैं, ये लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए बाकी लोगों को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं, शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र, की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। तो ऐसा रिश्ता आज भी दूर नहीं गया है, आज भी यही चीज़ें कायम हैं। जबकि हम इस दौर में जहाँ पर हम वैश्विक शिक्षा का, ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और वैश्विक शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन को हम पा रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल सोच विकसित कर रहे हैं, और हमारे पास एक ऐसी सोच विकसित हो गई है जहाँ पर तकनीकी के साथ साथ नैतिकता का शिक्षा का समावेश रहा है। चूँकि हम नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं और तकनीकी शिक्षा हम यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी के मार्फत हम पूरे विश्व से प्राप्त करते हैं, और ये जो नैतिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा है बिल्कुल जीने का एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। तो आज भी इस तरह के वैश्विक दौर में बिल्कुल ही इस तरह के भेदभाव को नहीं किया जाए तो ये बहुत बड़ी मानव परोपकार साबित होगा। किनके लिए? उनके लिए जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जिनके पास ज्ञान की कमी है, उनके लिए जो जाति से शोषित हैं, जो गरीबी से शोषित हैं और जो सामाजिक हैसियत के कारण उन्हें नीचा दिखाया गया है। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, और बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। मतलब जो जमीन की जुताई के काम में लगे हुए थे उन्हें कभी भी ऊंची जाति का दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें नीची जाति का दर्जा दिया जाता था, उन्हें निचले वर्ण के पायदान पर रखे गए थे, ठीक है। और बाकी जो राजा के पास थे, जो राजा थे, ठीक है, राजा के पुरोहित थे, उन्हें ही ऊंचे दर्जे को प्राप्ति मिली थी। अब इस समस्या को समझिए कि क्या यहाँ पर समस्याएं पैदा हो रही थी। इसका मतलब है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लिया जाए हिंदू वर्ण सिस्टम में अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में सीधा कहा है मनु ने कि ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा है और ब्राह्मण सबके सबसे आगे है, और ब्राह्मण के पीठ के पीछे है क्षत्रिय, और क्षत्रिय के पीठ के पीछे है वैश्य, और वैश्य के पीठ के पीछे है शूद्र, ठीक है। हमेशा ब्राह्मण के पीठ के पीछे ही बैठेगा क्षत्रिय, आगे कभी नहीं बैठ सकता है। तो इस सिस्टम में क्या है कि ब्राह्मण किसी वर्ग को अपने काम में लाना नहीं चाहता है, वह एक अधिकार नीति के तहत रखना चाहता है। वह चाहता है कि जितना संभव हो सके शिक्षा पर मेरी अधिकार बने रहे, और मैं पुरोहित का काम करूं, मैं भगवान के लिए काम करूं, मैं भगवान की कड़ी हूं जनता और राजा के बीच के, मैं भगवान का कड़ी हूं, किसके बीच में? जनता और भगवान के बीच का मैं कड़ी हूं। तो ये एक तरीका हुआ जो समाज को भरमाने का तरीका रहा है, बरगलाने का तरीका रहा है। अब इस तरीके का परिणाम क्या हुआ? आपने पढ़ा होगा साइंस में कि एक दो प्रकार के एटम बम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एक होता है एटम बम, ठीक है, बम जो होता है दो प्रकार के, एक एटम बम होता है और एक होता है हाइड्रोजन का बम, ठीक है। यानी एक बम होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर होता है और एक होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर होता है। फ्यूजन और फ्यूजन मतलब नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक बम बनाए जाते हैं, और एक बम होता है जो नाभिकीय संलयन पर बनाए जाते हैं। जरा इस चीज को समझिए कि नाभिकीय विखंडन का अर्थ क्या होता है। नाभिकीय विखंडन एक यूरेनियम एलिमेंट्स है, तत्व है, और उस यूरेनियम एलिमेंट से जो बम बनाया जाता है, उस बम की खासियत ये रहती है कि अगर किसी देश पर एक बम गिरा दिया जाए यूरेनियम का, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु बम, ठीक है, वह परमाणु बम आग के गोले में तब्दील हो जाएगा जहां यह गिरेगा, और उसके जितने कण निकलेंगे, आग का गोला जितना निकलेगा, उस कण से लाखों, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उससे चिंगारियां, एक चिंगारी से दूसरे चिंगारी के रूप में वह रेडियो एक्टिव
विकिरण के तहत फैलते चले जाएगा और इसका परिणाम ये होता है कि वह लोगों को साइलेंट किलर के रूप में मर्डर करता है। मतलब जहरीला तत्व आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा एक विकिरण के माध्यम से। वह विकिरण बिल्कुल ही अदृश्य रहता है, देखने लायक नहीं रहता है, और आपके शरीर में इस कदर प्रवेश कर जाएगा कि आप या तो आपकी सीधी मौत हो जाएगी, या तो आप अगर जिंदा भी बच गए तो आपका शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। अगर आपका शरीर का कोई हिस्सा लकवाग्रस्त नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो पैदा ही करेगा, चाहे वह लीवर से संबंधित करे, चाहे हैंड से हो, चाहे जहाँ से भी हो। इतना ही प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके द्वारा जो संतति पैदा किया जाएगा यानी संतान की उत्पत्ति होगी, वहाँ पर भी यही विकिरण वहाँ पर विकलांग पैदा करेगा आपके बच्चे को। तो ठीक ये सोचिए, इसका सीक्वेंस सोचिए कि यह परमाणु बम कितना घातक साबित होता है कि एक कण से लाखों कण के रूप में डिवाइड होता है। हर रेडियो एक्टिव विकिरण जो अदृश्य किरणें हैं उसके तहत हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जस्ट लाइक अदृश्य किरणें कहने का मतलब है जैसे हम लोग टीवी को रिमोट से चलाते हैं ना, तो रिमोट से जो इनविजिबल रे निकलता है उस हम लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं। टॉर्च की रे को हम लोग देख लेते हैं, जिस कारण नाइट में हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार वहाँ पर होता है। तो अब समझिए इसको यहाँ पर हमारे सामाजिक वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में इसी तरह की जो कार्रवाई हुई है, इसी तरह की जो धारणा पैदा किया गया था इन लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, कि ब्राह्मण ही एक अधिकार में रहेंगे और क्षत्रिय ही एक अधिकार में रहेंगे। और ये एक ऐसा किलर के रूप में, एक ऐसा एटम बम इन्होंने तैयार कर दिया कि आज हिंदुस्तान में एक ही वर्ण में कई जातियां पैदा हुई हैं। तो सोचिए 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण में कितनी जातियां हैं, और चारों वर्ण के लोगों को इकट्ठा करना ये एटम बम को फोड़ने के जैसा ही है। तो न कभी ये इकट्ठा होंगे, न कभी समानता की बात हमारे बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप एक तरफ समानता की बात करेंगे तो दूसरी तरफ उसमें फूट आ जाएगी। कमोबेश आप अपने लोकल समाज में ही देख लीजिए। हमें करना क्या है, हमें इस एटम बम को खत्म करना है, हमें इस सोशल एटम बम को समाप्त करना है, हमें इस वर्ण व्यवस्था वाली एटम बम को खत्म करना है। इसके लिए पहली धारणा और पहला आपको माइंडसेट करना है, इतिहास में जो हो गया उसे भूल जाएं, और इतिहास के आधार पर हम अपने पूर्वजों की गाथा को नहीं सुनाएं। क्योंकि इतिहास में पूर्वजों की गाथा को अगर आप सुनाएंगे तो समस्याएं लाख पैदा होंगी। कोई गाथा ऐसा नहीं है जहां समस्याएं पैदा नहीं होंगी। बेहतर यही है कि रक्त रंजित क्रांति के बजाय सम्राट अशोक की नीति पर चलने की आवश्यकता है। इस धरती में ऐसा कोई शासक अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो सम्राट अशोक की नीति को उस जमाने में भी अपनाया हो और इस जमाने में भी फॉलो कर रहा हो। सोचने की बात है कि सम्राट अशोक ने कितने बेहतर तरीके से अपने साम्राज्य को डील किया, अपने साम्राज्य को चलाया। ठीक है, और हम आज सम्राट अशोक का नाम नहीं लेते हैं, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लेते हैं, आज उनकी कोई बरसी नहीं मनाते हैं, आज उसको याद करने वाला कोई नहीं है। आज उसको जातीयता के बंधन में बांध करके उसे भुला दिया जाता है, उसको वर्ण व्यवस्था के बंधन में बांध करके उसको भुला दिया जाता है। और क्या किया जाता है, आप सोचिए जरा, इस पर विचार कीजिए। आज अगर हमारे देश की महानता का नाम केवल है तो सम्राट अशोक के बल पर है जो एंशिएंट में रहा है, गौतम बुद्ध के बल पर है जो एंशिएंट में रहा है। हम गौतम बुद्ध के बहुत सारे संस्कार को ऐसा पाएंगे जो दूसरे चीज़ों में उसे मिला करके, ठीक है, और उसे गुप्त कर दिया गया है, उसे छिपा दिया गया है, ताकि फिर से यहाँ पर लोगों के बीच समानताएं ना स्थापित हो जाए, ताकि फिर से ये सारे वर्ण एक इकट्ठे ना हो जाएं। सारे वर्ण से कहने का तात्पर्य मेरा वैश्य है, शूद्र है, ये 2 ही वर्ण मुख्य रूप से, ठीक है, और जो हैं इनके शोषक रहे हैं। लेकिन अब इसमें से ये सोचना है, जब से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रवेश होता है तब से बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो ब्राह्मण वर्ग से हुए हैं, जो क्षत्रिय वर्ग से हुए हैं, वे लोग कदापि वर्ण व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं। उनके मन में यह वर्ण व्यवस्था समाज के विकास में बाधक रहा है। और मैं ऐसे लोगों का बहुत बहुत नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़े दिन तक और आयु देनी चाहिए थी,
जिससे कि हमारे समाज में जो विषमताएं, जो खाई आज तक बने हुए हैं, इसको पाट दिया जाता, इसको पाटने में मदद मिलता। कम से कम मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जातीयता के चश्मे को उतार फेंकिए, जातीयता के नज़रिए को उतार फेंकिए, वर्ण और भेदभाव के नज़रिए को उतार फेंकिए और इस पर बिल्कुल ही वैसे ही मुहिम के साथ लगिए, उस तरह की योजनाओं के साथ लगिए जिस प्रकार आप तन्मय पूर्वक और तन मन से अपनी श्रद्धा के साथ मंदिरों में प्रवेश करते हैं पूजा करने के लिए, चाहे मस्जिदों में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, चाहे गिरजाघर में जाते हैं आप ईश्वर की आराधना करने के लिए। अब सोचिए, ये आराधना हम अनेक रूप में करते हैं, हम सभी मानव जाति के हैं। हमारे बीच में रहस्य सिर्फ इतना ही है कि एक यही मानव है और यही मानव का एक मुख है और इसी टंग से न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। रहस्य यहाँ है, दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके कल्चर्स अलग अलग हैं। रहस्य यहाँ है और गॉड हम सबों में निवास करते हैं, प्रकृति के हर कण कण में निवास करते हैं। कबीर के दोहे को याद कीजिए, रहीम के दोहे को याद कीजिए, गुरु नानक को याद कर लीजिए। गुरु नानक एक ऐसे संदेशवाहक हुए जिन्होंने कबीर के दोहे को भी शामिल कर लिया और अन्य सारे छोटे छोटे उन दोहों को शामिल किया। उन विचारकों के लोगों को महत्व दिया जिनकी अपनी टूटी फूटी भाषा में शिक्षा थी, अपनी क्षेत्रीय भाषा में थी। उन्हें कोई पढ़ाया नहीं था, उनके पास कोई गुरु ज्ञान नहीं था। और ऐसे ही नहीं गुरु गोविंद महान हुए, ऐसे ही नहीं गुरु नानक महान हुए। हमारे इसी धरती पर अनेक महान संत भी आए हैं जिन्होंने बहुत बड़े मुहिम को चलाया और आज हम उस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हैं। जरा सोचिए कि आप कितने पीछे हैं, जरा सोचिए कि आपकी सोच कितनी पीछी है। आज तब की जबकि आप शिक्षा आपके द्वार तक पहुंचा हुआ है, तब की जबकि आपके पास घरों में रोशनी पहुंची हुई है, तब की जबकि आपके पास किताबों के ढेर सारे संसाधन पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात आपके पास मोबाइल है, कम्युनिकेशन का साधन है, टीवी है, फिर भी आप पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हो। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर है भ्रष्ट मंडल। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे और वे यह भी कि वे अपनी जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। मतलब समझिए हमारे समाज में किसानों का कितना भयंकर तरीके से शोषण हुआ करता था कि पंचायतें और मुखिया, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमवाड़ा रहता था, ठीक है। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सम्माननीय बुजुर्ग मिलते हैं जो समाज की एकता के अलावा किसी और बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। मानना तो दूर की बात है, उनके दिलों में, उनके खून में जाति नहीं बसी हुई है, वर्ण व्यवस्था नहीं बसी हुई है। जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे और जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा सिस्टम था, छोटा तंत्र था, जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जाति के नुमाइंदगे होते थे। मतलब उस पंचायत में अगर 2 से अधिक वर्ण वाले के लोग हों तो उनकी भी भागीदारी वहां पर होती थी, किसी के साथ भेदभाव ना हो इसके लिए। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। मतलब समझा आपने कि जो भूमिहीन मजदूर है, चाहे वह जिस जाति से होंगे, चाहे वह जिस वर्ण से रहे होंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उनको शामिल किया जाता रहा होगा उस पंचायती व्यवस्था में। अब पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था और पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था
जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कभी भी आप टाइटल सूट में मंडल जो आप रखते हो, वह मंडल टाइटल सूट मुखिया शब्द को इंगित करता था। ठीक है, मुकद्दम शब्द को इंगित करता है। वह मंडल एक संघ को इंगित करता है। ठीक है, कुछ स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी किससे लेनी पड़ती थी? तो राजा के जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। जहां भरोसा खत्म हो गया मुखिया के ऊपर से, तो मुखिया को हटा दिया जाता था। ठीक है, गांव के लोग यानी गांवों की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब, ठीक है, अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। यानी उसमें गांव के लोगों की भागीदारी पूरी रहती थी। इससे पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था इस काम में। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था, ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था और इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। मतलब देखिए कि ग्रामीण समुदाय में मुखिया का कितना इम्पोर्टेंस रहा था और लोग बिल्कुल ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनते थे। हालांकि वह सिद्धांत राजतंत्रात्मक था और राजतंत्रात्मक यानी राजा के शासन के सिद्धांत के मार्फत राजा के जमींदार से मुखिया को वैलिड करने के लिए उनकी आज्ञा लेनी होती थी। ठीक है, पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी ही जाति की हदों के अंदर रहें। अब यहाँ पर यहीं से समाज की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। जहां आपके दिमाग में, आपकी सोच में जातीयता हावी हो गया, आपका शिक्षा का लेवल ही खत्म हो गया, आपका शिक्षा का स्तर ही खत्म हो गया और आपका सोच जो बृहद रूप में होना चाहिए, आपका सोच जो सर्वांगीण दिशा के रूप में होना चाहिए, आपकी सोच जो बहुमुखी होना चाहिए, चहुर्मुखी होना चाहिए, यहाँ पर बाधित हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए कैसे बाधित होता है, जरा देख लीजिए। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी, मतलब मुखिया की मौजूदगी में। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। मैं मानता हूं कि उस वक्त जातीयता इस रूप में हावी था कि जाति जाति में संघर्ष होना जिस तरह आज होता है उस वक्त भी कॉमन था। धर्म से और शास्त्र से जाति को बांध कर रखा गया था। ठीक है, उसको भगवान के भय से डराया गया था और इतना दिया गया था, इतना डराया गया कि आज भी उनके रगों में भगवान का पाप भरा हुआ है। भगवान का पाप भरा हुआ है, ऐसा उनके अंदर में डर समाया हुआ है कि अगर तुम उस वर्ग के खिलाफ ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे श्राप लग जाएगा तुम्हें। अब सोचो कि जाति की व्यवस्था में जब श्राप लगने की बात हो तो किस नज़रिए से वे देखते होंगे, किस नज़रिए से रहते होंगे, उनकी रहन सहन की व्यवस्था कैसी रहती होगी। और जब मुखिया इस चीज़ को टाइट कर दे तो मुखिया इस बात को कैसे सोच सकता है कि हम समानता समाज में स्थापित करें। वह वहीं तक एक छोटी सोच के तहत ही वह भाईचारे को निभा कर रखता है, जिस भाईचारे को हिरन की तरह शिकार ऊपर वर्ग वाले ने किया, ऊपर वर्ण के लोगों ने किया। ठीक है, इस कड़ी को समझिए आप। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। यानी अगर आपने जाति की हदों को पार किया तो समाज से निष्कासित कर दिए जाएंगे, बहिष्कार कर दिए जाएंगे और आपको दंड दिया जाएगा। यहां तक कि मृत्यु दंड का प्रोविजन तो धड़ल्ले से मिलता था। ठीक है, एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से भी हाथ धो खो बैठता था। मतलब किसी ने अगर जाति बहिष्कृत किया तो उसका रोजगार भी गया, रोजी रोटी भी उसका कुछ नहीं रहा, प्लस दंड भी मिला। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था।
ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ठीक है, समझिए इस बात को कि हर जाति की अपनी पंचायत होती थी और समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। तो ज़रा सोचिए कि उस दौर में किस समाज के, किस जाति के लोगों की पंचायतें मजबूत होती होंगी। तो लाजमी है कि ब्राह्मण समाज का, जो ब्राह्मण जाति के वर्ग के लोग हैं, इनका पंचायत तो सबसे ऊपर में रहता था और ये सबसे मजबूत रहते थे, धन दौलत से भी, ताकत से भी मजबूत रहते थे। दूसरा था क्षत्रिय का, जिनमें राजपूत संदर्भ वाले लोग आते हैं, ठीक है, राय लोग आते हैं, भूमिहार लोग आते हैं, ये भी इतने मजबूत होते थे। इनकी अपनी पंचायतें होती थी तो इनका अपना मजबूती रहता था। तीसरा है वैश्य वर्ग वाले का, तो ये भी अपने जाति वर्ग वाले लोगों में, वैश्य मुख्यतः जो व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो बनिया संवर्ग से आते थे, इनकी अपनी जाति की मीटिंग होती थी और ये अपने आप में मजबूत रहते थे। चौथा है शूद्र वर्ग से, और शूद्र वर्ग में अब यहाँ पर दो टाइप्स हो गए हैं, एक छुआछूत शूद्र है और एक अछूत शूद्र है। तो जो अछूत शूद्र है, हो सकता है उसके बारे में हमारे पास जानकारियाँ नहीं मिलती है, ठीक है, दोनों के बारे में हमारे पास कोई पुख्ता स्रोत की जानकारी नहीं मिलती है कि इनके समाज की बैठक हुआ करती होंगी, ठीक है, और इनका जातिगत फैसले लेते होंगे और ये सभी जातिगत रूप से मजबूती देते होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये देते होंगे, क्योंकि आज ही आप देख लीजिए, अब चूंकि आंखें खुल चुकी हैं, अब इन्हें एजुकेशन हासिल हो चुका है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल चुके हैं, इन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल अपने जातियों का अपना संगठन बना करके अपनी मजबूती देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं इन सभी जातियों का विरोध करता हूँ। मैं इसलिए विरोध नहीं करता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इसलिए विरोध करता हूँ, हम सभी मानव हैं, हम सभी इंटेलेक्चुअलिटी मानव हैं, इंटेलेक्चुअल मैन हैं, ठीक है, और मैं प्रकृति के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रकृति के नियमों पर विश्वास करता हूँ, मैं मानव के बनाए गए नियमों पर, उन नियमों को कतई नहीं मानता हूँ जहाँ पर समाज में समानता और विद्वेष, समानता की भावना ना फैला करके विद्वेष की भावना फैलाता हूँ। ठीक है, इसी तरह की आशा मैं आप सबों से रखता हूँ। इसके कारण होता यूँ था कि कर्मकांड का लेवल बढ़ जाता था, कर्मकांड काफ़ी बढ़ जाते थे, ठीक है, और कर्मकांड के चक्कर में लोग अपनी मेहनत करने के बजाय भगवान के पास दुआ मांगे बैठे हैं। मान लिया जाए हमें बीमारी हो चुकी है और मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं या गिरजाघर जाऊं और मैं सिर्फ वहां आराधना करूं कि मेरी ये बीमारी हो चुकी है, मुझे ठीक कर दिया जाए, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, इसे ठीक कर दिया जाए, और मैं वहीं उसी कर्म में लीन रहूं, तो पता चला एक दिन मैं काल के गाल में समा गया। लेकिन अगर मैं उस चीज़ से दूर रहूं, मैं वहाँ पूजा भी करूं और मैं अपने कर्म पर भी ध्यान दूं कि मुझे बीमारी है, मुझे किसी ऐसे दवा की तलाश करनी है, ठीक है, ऐसे जड़ी बूटी की तलाश करनी है जिससे कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो यहाँ दो तरह के प्रयास हुए। आपका कर्म आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, आपका यह कर्म जो कर्म के दायरे में नहीं है वह आपको विफलता की ओर ले जाएगा। तो इसी तरह से हमारा समाज में सामाजिक एकता कायम करने में जो विफलता आई है, ये इसी कर्मकांड की वजह से आई है। ज़्यादातर अगर कुछ क्रम में देखिए, फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। इसका मतलब आप समझ जाइए, जो जातिगत फैसले होते थे किसी क्राइम को लेकर के, चाहे किसी घटना को लेकर के, वहाँ पर जातिवादी जो मुखिया होंगे उस जाति का, वही फैसला लेकर के सुना देता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांत में जो दस्तावेज मिले हैं, संकलित किए गए हैं, उनमें से कई ऐसी अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। तो मैंने आपको कहा था कि सामान्य वर्ग के लोगों का इतिहास बनाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके स्रोत अवेलेबल नहीं हैं, इनके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं लिखा गया है, ठीक है, और ऊंची जाति के लोगों का इसलिए लिखा गया है क्योंकि वे या तो राजा हुए, या तो सामंत हुए, या तो गवर्नर हुए, या तो जमींदार हुए, ठीक है, उनकी अपनी समाज में अलग हैसियत थी।
अब ये लोग निचले तबके वाले लोगों का भरपूर शोषण करते थे, कर उगाही के रूप में करते थे, ठीक है, चाहे जिस रूप में करते थे। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी और इस तरह से जो अमीर वर्ग के लोग थे कभी कभी उनके खिलाफ विरोध भी होता था, फिर भी उन्हें नैतिकता का हवाला देकर उन्हें पाप का डर बताकर, ठीक है, सता दिया जाता था और उनका मुंह बंद कर दिया जाता था। फिर भी किसानों को दैनिक गुजारा ही जो है उसका जोखिम में पड़ जाता था और वे इसी में जीने को आदी हो चुके थे और इसी में जीते थे। खास करके तब जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे सूखे का दौर आ गया और उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनकी परंपरागत रिवाजी हक था। मतलब जिंदा रहना है तो तुम्हें यही धर्म को मानना होगा जो भेदभाव परक है, तुम्हें इसी जाति व्यवस्था में रहने हैं, ठीक है, तुम्हें इसी वर्ण में रहने हैं, तुमसे हम कर की उगाही अधिक कर रहे हैं तो तुम्हें इसी तरह देने हैं। अब इन चारों चीज़ों में जितनी सारी परेशानियां होती हैं, अगर तुम झेल लिए तो तुम जिंदा रहोगे, अगर नहीं झेले तो मौत के मुंह में काल के गाल में समा जाओ, कोई नहीं रोकेगा। देखिए, निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों का या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टिकाऊपन नहीं रहता था यह समझौता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे समझौताएं से ये जमींदार लोग मान जाते थे, ये अमीर वर्ग के लोग मान जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां पर किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, उन्हें विरोध करना पड़ता था, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। सोचो कितना दुखदाई बात हुआ करता था कि जब आप जमींदारों को अपनी कृषि कर नहीं दे पा रहे हो, वह 1 गुना नहीं 4 गुना लाद दिया है, तुम्हारा खाने का अब 1 महीने भी नहीं बच रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना घर बार द्वार सब छोड़कर आपको भाग जाना पड़ रहा है। कितनी दुर्गति उन्हें झेलनी पड़ी, जरा सोचिए। आज आजाद भारत में क्या हो रहा है किसानों के साथ, इस बात को भी आप सोचिए। और आपको आज इस बात को भी सोचने होंगे कि किसानों को सम्मान देना होगा, किसानों को शिक्षा देनी होगी, किसानों को सुविधाएं आज किस तरह मुहैया कराई जा रही है, उन्हें बेहतर बनाया जाना चाहिए। जोतने लायक जमीन खाली रह जाता था और बाद में क्या होता था, फिर दूसरे वर्ग के लोगों को लाकर यहाँ बसाया जाता था, जो भूमिहीन वर्ग था, जो भूमिहीन मजदूर वर्ग था। 2.3 ग्रामीण दस्तकार। हम दस्तकार से शब्द ये समझेंगे, दस्तकार शब्द से अर्थ ये निकलता है कि जो अन्य खेती कार्य के अलावा जो अन्य छोटे छोटे कामों में लगे हुए थे वह दस्तकार के रूप में जानते हैं हम लोग। मसलन जो लोहे पर काम करता था, जिसको हम लोग लोहार जाति के नाम से जानते हैं। ये लोहार जाति मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आपके सिस्टम में बना हुआ है। जो लकड़ी पर काम करते थे उसे हम लोग बढ़ई के नाम से जानते हैं। और इस जाति को मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका सिस्टम कह रहा है। जो मिट्टी के बर्तन पर काम करता है उसे कुम्हार कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका भेदभाव परक वर्ण व्यवस्था कह रही है, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े पर भी छपाई किए जाते थे, उस पर जो काम करते थे, ये सारे लोग छोटे छोटे दस्तकार थे और राजा की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। और कुल इनकी जो आबादी होती थी 25% घर दस्तकारों के थे, ठीक है। ऐसा हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे बड़ी बात है
कि अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बतलाते हैं। जरा सोचिए इस बात को कि हम अंग्रेजों को बड़ा ही कोसते हैं कि लूट के ले गया, लूट के ले गया। मैं मानता हूं कि कोई भी उपनिवेशवादी होता है वह भलाई करने के लिए नहीं आता है, वह लूटने के लिए आता है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि विफलता के बीच से ही सफलता निकल जाती है और कभी कभी वही विफलताएं सफलता का महानतम दरवाजा खोल जाता है। अंग्रेज हमें लूट के ले गया, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा को डाल गया। जो इतिहास लेखन की परंपरा मुगल एम्पायर में चला था उसको और मजबूती के साथ इन्होंने दे डाला। हमारे इतिहास में जो इतिहास लेखन की परंपरा स्टार्ट हुई है, विशुद्ध इतिहास लेखन की परंपरा, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुई है। जो मैपिंग हुए हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही हुई है। जो सर्वेक्षण किए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही हुआ है। अब मैं इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले रहा हूं। सर्वेक्षण का काम केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही नहीं किया, मैपिंग का काम केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही नहीं किया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही हमें शासन चलाना सिखाया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा इस बात को समझिए कि आपके पास सारी प्रशासन की पद्धतियां रही है, ठीक है, लेकिन उन सारी प्रशासन की पद्धतियों के साथ ही आपने भुला दिया, आपने जाति व्यवस्था और मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने एक पिछड़ेपन युग को और एक नए युग के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हिंदुस्तान में एक नए विचार का बीजारोपण कर दिया। अब यह नया विचार क्या है, जरा इस चीज को समझिए। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि सम्राट अशोक के जैसा और उसकी नीतियों को अपनाने वाला, ठीक है, उसके यहाँ भी सर्वेक्षण की प्रणालियां थी, उनके यहाँ भी निरीक्षण की प्रणालियां थी और सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था था, सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था। आज उसी व्यवस्था पर हम लोग चल रहे हैं, आज उसी व्यवस्था पर हम लोग चल रहे हैं और उसी व्यवस्था पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। आप ऐसा ना भूल कीजिएगा कि ये मुगलों की देन है, ये दिल्ली सल्तनत वालों की देन है, ये भूल आप कभी नहीं कीजिएगा। अब मैं बतला दूं आपको कि ये सिस्टम उस वक्त इस कदर बना हुआ था, उसके 24 अधिकरण थे, उसके सारे प्रशासनिक सिस्टम को जब आप पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आपको लगेगा कि आज का सारा सिस्टम उसी फ्रेमवर्क पर है और है भी उसी फ्रेमवर्क पर। बाद के जितने भी रूलर आए, जितने भी शासक आए, सब ने अपने लैंग्वेज को बदला, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हेर फेर किया, ठीक है, और वहां से संकुचित विचारधाराओं को पैदा कर दिया। खुले दरवाजे की नीति को जिस सम्राट अशोक ने अपनाया था और पूरे विश्व में संदेश दिया, उसी खुले दरवाजे को बाकी के अन्य शासकों ने बंद दरवाजे में जीना पसंद किया। और यही बंद दरवाजा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद खोलता है। मतलब हमारे अपनी गौरव गाथा को उजागर करने में हम पिछड़े साबित हुए, हम निकम्मे साबित हुए और एक उपनिवेश आकर के हमें इस चीज को बतला रहा है, वह भी अनमने ढंग से बतला रहा है, वह हमारी अच्छाइयों को एडॉप्ट कर रहा है और हमें नीचा दिखला रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है। यही सोच के कारण मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता हूं कि उन्होंने एक पिछड़ेपन को एक विकास वाले युग की ओर प्रेरित कर दिया। और देख लीजिए आप, जो विकासवाद के सिद्धांत को आप पढ़ते हैं, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने बड़ा बेहतर तरीके से बतलाया है। मैं इस पर आपको विशेष नहीं बतलाऊंगा, ठीक है, विषय से विषयांतर नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के दिमाग खोलने के लिए, आपके सारे ज्ञानेंद्रियों को खोलने के लिए मैं इस चीज को बतला रहा हूं कि जब आपके पास टाइम मिले तो जरा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक को पढ़िए। आप उन इंग्लिश हिस्टोरियंस की पुस्तक को पढ़िए जहां निष्पक्षता पूर्वक वर्णन करने का पूरा प्रयास किया गया है। मैं
ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि अगर कोई हमारे बारे में गलत लिखेगा तो हम उसको छांट सकते हैं और छांटते हैं। तो अगर एक इतिहासकार, एक अंग्रेज इतिहासकार अगर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम उसका प्रबल जवाब देंगे। हमारे पास पुख्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज से नहीं लाखों वर्ष पहले से रहा है। प्रशासन चलाने का अनुभव अंग्रेजों ने नहीं सिखाया है, बहुत पहले रहा है। लेकिन हुआ क्या कि संकुचित विचारधारा ने हमें दीमक की तरह चट चट करके खा गया और हम जीर्ण शीर्ण हो गए और हम अपने ही ज्ञान से महरूम हो गए। सिर्फ ये ढोंग पीटते रहे कि वेद ही मेरा सब कुछ है, वेद ही मेरा ईश्वर है, ठीक है, वेद ही अनादि हैं, अनंत हैं, ईश्वरकृत हैं, और यही वेद जो कर्मकांड परक है वह सर्वथा निंदनीय है, वह बिल्कुल ही बेकार है और उसका यूज कभी नहीं करना चाहिए। जो प्योर वेद है, जहाँ पर समानता की बातें आती है, हमें उसको तहे दिल से लाना चाहिए, हमें उसकी प्रचार प्रसार तहे दिल से करना चाहिए, जिसमें जाति की व्यवस्था नहीं हो, जिसमें वर्ण की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ धर्म का भेदभाव ना सिखाता हो, जहाँ केवल और केवल मानवता का पाठ पढ़ाता हो। तो जो ये दस्तकार के लोग थे जो भेदभाव का शिकार हुए, अब इनके इतिहास को जो हम लोग खोजते हैं वही पीरियड को मैं बतला रहा हूँ कि अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जब उन्होंने सर्वेक्षण किया और लिखा, ठीक है, अब प्लस मराठी दस्तावेज जो ऑफिशियली हासिल हुआ उससे पता चलता है। लिखा हुआ है आपके बुक में, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, न कि राजा को बल्कि गांव के लोगों को भी देते थे, ठीक है। तो राजा का सारा सिस्टम गांव पर ही आधारित था, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई। वतन हम जो इनाम के रूप में जमीन दिया गया, ठीक है, उसे वतन के नाम से जानते हैं, और जिस पर दस्तकारों के पुश्तैनी अधिकार होते थे। यानी राजा ने दे दिया इन दस्तकारों को अपनी सेवा के बदले, तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला जाता और आज भी चलते चला आ रहा है। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था, मतलब विनिमय का कहने का मतलब लेन देन होता था, ठीक है। उस समय पैसे कौड़ी का ज़्यादा वैल्यू नहीं था, सामान का अदला बदली पर ज़्यादा वैल्यू था। आप एक एग्जाम्पल में देखिए, 18वीं सदी का एक स्रोत बतलाता है कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी दे देता था, यानी कैश देता था, और इस व्यवस्था को हम जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था, यानी चलता था। आज जिस तरह रुपये का चलन जिस तरह से जोर पर है, ठीक है, आज किसी भी वस्तुओं के लेन देन या विनिमय का साधन सबसे पहले टॉप मोस्ट तो रुपया होना चाहिए। वस्तु का लेन देन यहाँ पे आज के डेट में नए के बराबर है, और उस समय वस्तुओं का लेन देन 99% था और मुद्रा का लेन देन मुझे लगता है कि 1% के करीब रहा होगा। 2.4 एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें, जरा इस चीज़ को समझिए कि कैसे एक अंग्रेज ऑफिसर ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। कब? तो 19वीं सदी में देखा। उन्होंने देखा कि जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारा के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे, उनको ये हैरानी हुई कि इनका समाज इतने वर्ण में बटे हुए हैं, इतनी जाति व्यवस्था में बटी हुई है, फिर भी ये लोग सारे वर्ण आपस में मिलजुल करके अपना काम निपटा रहे हैं और भाईचारा भी बनी हुई है, संपत्ति। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी।
उन्होंने ये भी कहा। यानी सामाजिक हैसियत में बराबर सभी थे ऐसा नहीं था। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत थी, साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला लेते थे और कमज़ोर लोगों का शोषण करते थे। ये आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में आज भी बरकरार है। ठीक है, न्याय का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। अब देखिए, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना करना, उसकी वसूली करना, यह शामिल था। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करता था, ठीक है, उन्हें उनके बदले में मजदूरी या पूर्व भुगतान ही कर दिया जाता था। और इसी तरह से आप पाएंगे कपास की खेती का करना, ठीक है, रेशम का, नील का, ये सब नकदी फसलें पैदा करने वाले किसानों को नगद में ही भुगतान कर दिया जाता था। मतलब पैसे कौड़ी के रूप में ही भुगतान होती थी। गांवों में मुद्रा का प्रचलन क्या था, जरा समझिए इस शीर्षक से। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें हम लोग सर्राफा कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह सर्राफा हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले क्या करता है, रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की कीमत। सोचिए कितना शोषण होता होगा।